हाँ जी गाइज़, हमें जो आज देखना है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या देखना है सर? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हमको आज देखनी है। इससे पहले हमने एक बात करी थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की, है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की मैं अगर बात करूं बेटा, तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी कि सर बैलेंस शीट का भी करते हैं और पी एंड एल का भी करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं। जो हम कंपैरिजन करते हैं या तो अपनी ही इंडस्ट्री के या ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट वाले ईयर की बात कर लेंगे, यानी कि जो करंट ईयर है और जो हमारा प्रीवियस ईयर है, उसमें क्या देखते हैं हम, दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं या क्या कह सकते हैं आप, चेंजेस देखते हैं। और उस चेंज को हम देन कन्वर्ट करते हैं किस में, एक परसेंटेज की फॉर्म में। और परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसमें कंपैरिजन वगैरह देखते हैं। ये हमारी तो हो गई थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेम काम हम करते थे अपना पी एंड एल में। पी एंड एल में भी ऐसे ही देखते थे कि करंट ईयर की देख लो अमाउंट, प्रीवियस ईयर में देख लो कितना डिफरेंस आया है या क्या आए चेंजेस आए हैं, और उन्हें देन कन्वर्ट कर देते थे परसेंटेज की फॉर्म में, और बस हम उसका टोटल वगैरह चेक करते थे। ठीक है, इतना था। क्या सर कंपैरेटिव से अलग है कुछ कॉमन? हाँ, अलग है। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है आपकी, कॉमन साइज स्टेटमेंट में दरअसल एक चीज़ को कॉमन मानेंगे हम। कॉमन मानेंगे, दो चीज़ें इसमें भी होंगी, एक तो बैलेंस शीट और एक पी एंड एल। बैलेंस शीट में तो टोटल को कॉमन मानेंगे, जो हमारी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल होता है उसको हम क्या मानेंगे गाइज, उसको हम कॉमन मानेंगे। जबकि पी एंड एल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवेन्यू, या आप कह सकते हो उसे नेट सेल। रिवेन्यू को हम क्या मानेंगे, कॉमन मानेंगे, और इसे कॉमन मानते हुए उनका कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे सर कंपैरिजन? मान लेते हैं पी एंड एल अकाउंट में या स्टेटमेंट ऑफ पी एल में हम कर रहे हैं कंपैरिजन। हमने कहा कि रिवेन्यू हमारी 100 है, 100 रुपये की हमारी रिवेन्यू है, यानी कि हमारी जो कमाई है वो नेट सेल जो है वो 100 है। कोई हमारा एक्सपेंस है, कोई हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आता है वो हमारा 20 रुपये का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये कितना परसेंट है, यानी कि ये जो एक्सपेंस है इस रिवेन्यू के कितने परसेंट है। तो बट ऑब्वियस है, हम कैसे करेंगे, 20/100 में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 20%। यानी कि रिवेन्यू का 20% ये एक्सपेंस है। इस तरीके से हम क्या करके चलेंगे, इसमें कॉमन मान करके आंसर्स निकाल लेंगे। कुछ नहीं है, फॉर्मेट वगैरह सब सेम रहेगा, हल्की सी कैलकुलेशन में चेंज है। क्या है उसे देख लेते हैं जरा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हल्की सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, चलो। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, देखो लिखा हुआ आ रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट इज वर्टिकल एनालिसिस। क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल थी हमारी कौन सी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो दिस इज अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच, जिसमें अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, अमाउंट जो हैं अलग अलग आइटम्स की, किसके आइटम्स है सर, बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, या इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, आर रिटन, लिखे जाते हैं। क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। दीज अमाउंट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस। देख रहे हो, ये अमाउंट जो हैं क्या करी जाती हैं, कन्वर्ट करी जाती हैं इनटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस। ठीक है, परसेंटेज में हम इस अमाउंट को कन्वर्ट कर लेंगे और देन हम क्या करेंगे, एक कॉमन बेस में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कॉमन बेस इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले के लिए जो कॉमन बेस है वो माना जाता है रेवेन्यू। साफ साफ शब्दों में लिखा है, रेवेन्यू माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेट सेल। और अगर बात करें तो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के केस में किसे मानते हैं, टोटल को। फॉर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट के टोटल को, जो हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज का इक्वल आता है, उस इक्वल वाले टोटल को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर बेस मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। The percentage so calculated can be compared with the corresponding percentages in other periods and meaningful conclusions can be drawn। ठीक है, वो कह रहे हैं जो परसेंटेज हैं वो कैलकुलेट करी जा सकती है इन कंपैरिजन विद द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज अदर पीरियड्स, किसी अदर पीरियड्स के लिए, मतलब ये करंट और प्रीवियस पीरियड वही वाली बात आ रही है। एंड मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, एक अर्थपूर्ण जो आप निष्कर्ष हैं वो निकाल सकते हैं। कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन का मतलब होता है निकाल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी यूज्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट। जो कॉमन साइज स्टेटमेंट हमारी बनेगी वो हमारी बैलेंस शीट के लिए भी यूज करी जा सकती है, एंड एज वेल एज फॉर इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के लिए भी वो यूज करी जा सकती है। नोट क्या कह रहे हैं, नोट में
एंड दिस स्टेटमेंट शोज, क्या दिखाती है ये, दिस स्टेटमेंट शोज, ये दिखाती है रिलेशनशिप किसका, वेरियस आइटम्स का विद कॉमन बेस, एक कॉमन बेस के साथ में, विच मे बी प्रिपेयर फॉर अ ईयर, 2 ईयर्स और मोर, यानी कि जो 1 साल के लिए प्रिपेयर करी जा रही है, 2 सालों के लिए प्रिपेयर करी जा रही है, या उससे ज़्यादा के लिए भी प्रिपेयर करी जा रही है। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे पहले, बैलेंस शीट वाली देखेंगे बाद में। कुछ नहीं है सर, पहले किसी को भी पढ़ लो, इट डजंट मैटर, बुक में आ रहा है तो इसे ही पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ देखो कॉलम वगैरह का देख लेना, इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स में है, फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या है सर ये ऑब्जेक्टिव। पहला है ऑब्जेक्टिव सर, टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो भी चेंज आया है उसको एनालिसिस करना है हमें, एक एक आइटम को, इंडिविजुअल आइटम, किसके आइटम सर, इनकम स्टेटमेंट के। तो स्टडी द ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, किस एक्सपेंस में किस इनकम में कितना डिफरेंस आ रहा है उसकी स्टडी करनी है, कौन सा ट्रेंडिंग में जा रहा है हमें उसका हमें अध्ययन करना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है ये वाला सर, टू असेस द एफिशिएंसी का मतलब पता ही है आपको, सही ढंग से कोई भी कार्य करना। बीएसटी में पढ़ा भी है, 2 वर्ड होते हैं, एक तो इफेक्टिवली और एक एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब कि बस कार्य समय पर हो जाना चाहिए, एफिशिएंटली का मतलब कार्य अच्छे से सही ढंग से होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट में वही 6 कॉलम हमें फिर से देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड 6। देखो यहाँ बात हो रही है किसकी, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट की। एब्सोल्यूट अमाउंट वाला वही है, इसमें कॉलम पर्टिकुलर्स भी वही है, नोट नंबर भी वही है। ये यहाँ तक 4 कॉलम बिल्कुल सेम है, 4 में मिल जाएंगे कहाँ, अपने एग्जाम में ही, यानी कि क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे हमें 4 कॉलम। तो हमें तो नेक्स्ट वाले कर रहे हैं, इन्हीं पे फोकस करना है। इसमें क्या है सर ये एक्स्ट्रा 2, ध्यान से देखो, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल, जो भी परसेंटेज होगी आपकी रिवेन्यू की ऑपरेटिंग नेट सेल्स की उसे देखेंगे हम। प्रीवियस ईयर की परसेंटेज क्या है वो 5 में लिख देंगे यानी कि 100, और करंट ईयर की जो हुई होगी उसे हम याद लिखते हुए चलेंगे ऐसे करके। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा, एक एग्जांपल करेंगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ इन्होंने परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल, ठीक है, वो तो इन्होंने माना है कॉमन बेस। कॉमन बेस किसको मान रहे हैं, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मान रहे हैं। उसके बाद में जितनी भी फिगर्स आ रही हैं उनकी सबकी हम अमाउंट पुट करते चले जाएंगे। क्या सर चेंजेस करेंगे फिगर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं? नहीं भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं करते, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर नहीं होगा, हम इसमें कोई चेंज नहीं देख रहे, हम तो एक ईयर का ही बस डाटा देखेंगे कि उस करंट ईयर में या उस प्रीवियस ईयर में अपनी रिवेन्यू के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज कौन सी चीज़ रही है। ठीक है, अभी देखेंगे बस। ठीक है, चलो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 15 आ रहा है मेरे पास नेक्स्ट पेज पर ही। टीएस ग्रेवाल हम यूज़ कर रहे हैं, ये तो आपको खैर पता ही होगा। काफ़ी बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर कौन सी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कुछ करके तो कमेंट्स आते रहते हैं। तो आप लोग टीएस ग्रेवाल देख सकते हैं अपने, आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे चैप्टर का नाम बताइए। ये नहीं किसी भी बुक का, वॉल्यूम 3 की आपको मैं फैसिलिटी जरूर दे सकता हूँ कि वॉल्यूम 3 नहीं, तीनों की ही फैसिलिटी, वॉल्यूम 1 2 3 जो भी है, पार्टनरशिप, कंपनी, फाइनेंस, किसी भी चैप्टर का कोई भी पेज आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। ऐसे मत कहना सर पूरा ही चैप्टर कर दो, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर का, यार देखो इतनी फोटोज़ नहीं क्लिक हो सकती ना, वो मैं आपको स्कैन करके भेज दूंगा। ठीक है, मतलब ये फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जिनके पास बुक नहीं है। ठीक है, जिनके पास है कृपया करके वो परेशान ना करें। ठीक है, मजे लेने के लिए भी मैसेजेस कर देते हैं बच्चे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। इलस्ट्रेशन नंबर 15 की बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 11, 2 सालों का इन्होंने डाटा दिया हुआ है। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आ जाता है। 4 नंबर में पूछ लेगा, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, छोटा दे देगा 3 नंबर में पूछ लेगा, हालांकि वैसे 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। चलो क्या करना है सर, कॉमन साइज बनानी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे ऊपर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 एंड 12। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स लिख देंगे, अमाउंट आ रही है, फॉर्मेट आपको याद ही होगा। नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट्स नॉट चेंज, ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट अमाउंट जो यहाँ पर आई हुई हैं वही यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं। 2011 की इन्होंने यहाँ से उतार करके लिख दी हैं, 2012 की इन्होंने यहाँ से देख करके उतार दी है यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना है हमें, कॉमन बेस मानते हुए आगे बढ़ना है। अब धीरे से समझना बात क्या है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2012 का 20 लाख रुपए, 2011 का 16 लाख रुपए। 2011 वाली अमाउंट देखी 16 लाख रुपए। पहले इस वाले फॉर्मेट को आप पूरा करेंगे, बाद में 2 कॉलम करेंगे। क्यों सर, बेटा उसका फ़ायदा होगा तुम्हें ही आगे चेंजेस वगैरह देखने में, परसेंटेज वगैरह देखने में फ़ायदा होगा। तो उसके बाद में हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है और अदर एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। तो बस इनकम कौन सी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ये दोनों चीज़ें माइनस होंगी। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस होंगे 8 लाख रुपये के। 2011 में 16 लाख रुपये की इनकम के बाद 8 लाख रुपये के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा, आई थिंक मैं स्पीड में हूँ, चलो थोड़ा मंदा करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके दिए हुए हैं 2011 में 16 लाख रुपए के, माइनस करेंगे आप 8 लाख रुपए, फिर माइनस करेंगे आप अदर एक्सपेंसेस के 2 लाख रुपए बेटा।
8 और 2 10 हो जाएंगे, 16 लाख माइनस 10 लाख, टोटल हो जाएंगे 6 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपको दिखाने हैं टोटल एक्सपेंसेस वाले हेड में, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंसेस वाले सब हेड में दिखा सकते हो आप उसे। उसके बाद जब आपका आंसर आ जाएगा फिर आप 2012 पे जाएं। 2012 में आपका रिवेन्यू देखें आप कितना है, रिवेन्यू 20,000 का है, माइनस 10 लाख माइनस 1 लाख, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी एक्सपेंस है और अदर एक्सपेंस तो एक्सपेंस हैं ही, दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ भी टोटल देखेंगे 11 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस है, माइनस करेंगे उसे किस में से, 20 लाख में से 9 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बच करके आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। आफ्टर टैक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टैक्स में हमने माइनस ही नहीं करा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें टेंशन भी नहीं लेनी है, बस लिख देना है प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर हमें क्या करना है, अभी तक तो हम क्वेश्चन में से देख करके कर रहे थे, हमें क्या करना है। देखो आपको क्या करना है, आपने 100 मान लिया, रेवेन्यू को इसको भी 100 मान लिया, इसका भी ईयर को भी 100 मान लिया। 2011 की बात करते हैं, 2011 की, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने थे, 8 लाख के, रेवेन्यू टोटल कितना है 16 लाख का। 8 लाख का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे हम, रेवेन्यू के साथ, यानी कि हर एक फिगर का, हर एक सब हेड का हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, रेवेन्यू के साथ में। कॉमन बेस किसे माना हुआ है हमने, बेस किसे माना हुआ है, रेवेन्यू को माना हुआ है। तो 8 लाख रुपए है जी हमारा जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा हो रहा है। अब मालिक पूछेगा कि भाई ये बताओ तुमने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो कर दिए कितने के, 8 लाख के, तुम रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो भाई, तुमने 8 लाख रुपए के तुमने क्या करे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तुम्हारे इनकर्ड हो गए, ठीक है, अकर्ड हो गए, लेकिन तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है सर हमारा 16 लाख रुपए का। सर फायदा क्या है इनको निकालने का, अभी पता चलेगा। तो अब इससे ये पता लग जाएगा कि हम रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, वो तो हमें पता था, लेकिन रेवेन्यू के कंपैरिजन में कितने परसेंटेज खर्चा हमारा कहाँ पर हो रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पर हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 800 बच रहा है यहाँ पर, 16 पंजे 80 होते हैं, 50%, यानी कि रेवेन्यू जितना हमने जनरेट करा है उसका 50% हिस्सा तो हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही दे रहे हैं। देखो ना रेवेन्यू हमने कितना जनरेट करा था, 16 लाख, 16 लैक्स, ठीक है, और एक्सपेंस हमने एम्प्लॉयज के ऊपर ही कितना कर दिया था, 8 लैक्स। तो अगर देखें मोटा मोटी फिगर क्या आ रही है, 8 लाख रुपीज़ की फिगर आ रही है, यानी कि 50% ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंस हो जाता है, हमारा खर्चा हो जाता है किस पर, एम्प्लॉयज पर ही, ठीक है। तो इसे 50 को हम कहाँ लिख देंगे, अपने एब्सोल्यूट वाले चेंजेस में लिख देंगे, ठीक है। देखो जरा हमारा अब जो चेंज आया परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे तो 8 लाख रुपए, एक सेकंड और थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ इससे, 8 लाख रुपए हमारा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कंपैरिजन करा हमने 16 लाख से, तो आंसर आ रहा है हमारा 50। परसेंटेज की फॉर्म में चलेंगे, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ना, कि रिवेन्यू का कितना परसेंट हमने खर्च करा, रिवेन्यू का लैंग्वेज समझो, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से जो रिवेन्यू कमाया है जनरेट करा उसका कितना परसेंट कौन सा खर्चा है, कौन सी इनकम है, वो हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, 2 लाख रुपए के, 16 लाख की इनकम कमाते हो, 2 लाख रुपए अदर एक्सपेंस करते हो, कितनी परसेंटेज आएगी, वही फॉर्मूला लगाओ पुराना वाला, 2 लाख यानी कि जितने एक्सपेंस हैं जो भी हेड है उसे ऊपर रखो, अपॉन में रखो आप अपनी करंट ईयर के अमाउंट को। करंट ईयर से मतलब है जिस ईयर का आप खर्चा देख रहे हैं, जिस ईयर की आप इनकम देख रहे हैं, उसके लिए करंट ईयर ही बोला जाएगा। वो कितनी थी इनकम सर, 16 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 18 2 8 जो 16, हाँ ठीक है, 100/8 आ रहा है, तो आई थिंक 12 8 96, 12.50 आएगा ये, यानी कि 12.5% के समथिंग, 12.50% जो हम खर्च कर देते हैं वो कर देते हैं हम अदर एक्सपेंसेस में। क्या पता लगा कि रिवेन्यू का 12.5% हम कहाँ खर्च कर देते हैं, अदर एक्सपेंसेस में हम खर्च कर देते हैं। 50% हम खर्च कर देते हैं कहाँ पर, 50% हम खर्च कर देते हैं बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर, 12 रुपये 50 पैसे आ गए, ठीक है। दोनों का टोटल करा, 50% जो थी ये 50 और 12.50 दोनों को प्लस कर लो, या आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करा ये आ गया 10 लाख का, फिर निकाल लो, कंपेरिजन कर लो 16 लाख से, तो भी इतना ही आ जाएगा, कोई इसमें शक वाली बात या परेशान होने वाली बात नहीं है। इन दोनों का टोटल करा आपने ये रख दिया, 100 माइनस 62.50, क्योंकि ये हो गए हमारे एक्सपेंस टोटल, 62.50 जो हो रहे हैं हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, 100 का हमने रेवेन्यू जनरेट करा, माइनस करेंगे 37.50 आ जाएगा आंसर, बात खत्म। बस नहीं देखना है यहाँ से, यहीं से देखना है तो यहाँ भी देख लो, 6 लाख आएगा, 16 लाख माइनस 10 लाख करेंगे, 6 लाख रुपीज़ आ गया, 6 लाख अपॉन 16 लाख करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। 6 लाख अपॉन में 16 लाख मल्टीप्लाई बाय
100, ठीक है ना। तो 5 जीरो हटा दूँ यहाँ से भी 5 जीरो हटा देते हैं। ये 6 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, 2 से काट लें, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 8, और ये इस 100 हमने 100/8 अभी तो देखा था कितना आ रहा है हमारा, 12.50 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बचेगा। तो करीब करीब ये आ जाएगा आपका 12 तिया 36, तो 1 बैठ रहा है, और 5 तिया 15, 1.5 1 बैठेगा, 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 37.50 आ जाएगा। सर कैसे कर दिए वाली कैलकुलेशन, देखो ना, इसे अलग कर लो आप, इसे 12 प्लस 0.15 लिख सकते हैं, इस वाली अमाउंट को, इस वाले फिगर को आप क्या लिख सकते हैं, 12.50 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। अब ये ब्रैकेट में हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो 3 12 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, और प्लस में 1.5 है ये, यानी कि आधा है, तो वो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, वो हाफ है, ठीक है। तो हाफ का मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.50। ये आपकी परसेंटेज आ गई, इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ख़त्म। देखो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब इसमें ऐसे ही 2012 का कर देंगे, ये आ रहा 37.50। आगे बढ़ते हैं, 100 ही हमने उसे माना है, क्या सर बेस को 100 ही मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। परसेंटेज की फॉर्म में जब भी हम किसी को बेस मानते हैं तो उसे 100 मानते हैं। रेशियो की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो किसी को भी बेस मानते हैं उसे 1 मानते हैं। रेशियो के केस में बेस मानते हैं 1 को। पार्टनरशिप में पढ़ा भी होगा कि ये 2 बंदे हैं, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, एक नया बंदा आ रहा है, इतने शेयर के लिए, बचे हुए पार्टनर का रेशियो बताओ, तो ऐसे करके हम 1 मानते हैं, फिर वहाँ पे टोटल फॉर्म का रेशियो। तो बेस रेशियो के केस में 1, परसेंटेज के फॉर्म में 100 मानकर चलते हैं। आगे बढ़ें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखें 2012 के कितने थे, 10 लाख रुपए थे। 10 लाख का अगर हम कंपैरिजन देखेंगे 20 लाख से, तो सीधी सीधी बात है कि आधा आ रहा है वो 50%। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल आधा आया था यानी 50% आया था तो इस बार भी 50 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इत्तेफाक है कि ये आ गया इसके बराबर, ठीक है, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अदर एक्सपेंसेस थे कितने, 1 लाख रुपए के, और रेवेन्यू हमारा 20 लाख रुपीज़, तो 1 लाख अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 5%, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लेना, बता देता हूँ, 1 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो 1 लाख अपॉन 20 का मतलब है 1/20, ठीक है। अपॉन इंटू 100 जब करेंगे तो 100/20 आ जाएगा, 25 जब 100 हो जाएगा, तो 5% अमाउंट आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने थे, 11 लाख रुपए के, कंपैरिजन 20 लाख से कर लो, या इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 55 आ जाएगा। 100 रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस 55, माइनस करेंगे 45% हमारी अमाउंट आ जाएगी। इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात ज़रा सी भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आपको एग्जांपल वगैरह देखने तो आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी एक बार, और सॉल्यूशन ये रहा आपका, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना, और ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को, बस ख़त्म। 4 क्लासेस का ही तो चैप्टर था ये। सर 5 लग गई क्या, अरे कोई बात नहीं, 4-5 क्लासेस के ही चैप्टर हैं, और फालतू के मेरे हिसाब से फ्री के नंबर देके जाते हैं, हमें ध्यान रखना। 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन आना ही आना है भाई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है, तय है बिल्कुल। फाइनेंस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो फाइनेंस में, 90-20 भी आप कर सकते हो, 19-20 नंबर आराम से कर सकते हो, क्योंकि 8 नंबर का आपका कैश फ्लो हो गया, और 4 नंबर आपने निकाल लिए रेशियो में से, 8 4 12, और 4 नंबर निकाल लिए आपने इस वाले चैप्टर में से, टूल्स में से, और 4 नंबर का आपका हो जाएगा बेटा हेड एंड सब हेड। कितने बच रहे हैं इसमें से, देखो ना, 4 या 12 8 20 हो गई है, सीधी सी बात है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है हेड और सब हेड में कम रख देगा, मतलब 1-2 नंबर रख देगा, और 1-2 चीज़ को ही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछ लेगा, या कुछ पूछ लेगा 1 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस तरीके से आप 20 के 20 नंबर ला सकते हो, ध्यान रखना। फाइनेंस में सबसे अच्छी बुक मानी जाती है ये, इसी वजह से इन तीनों में हो भी कम टाइम में जाती है, और 1-2 बार कर लोगे आप इसे, 2-1 बार, तो बहुत अच्छे से आपके टिप्स पर आ जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हाँ जी सर अच्छी लगी वीडियो, नहीं लगी वीडियो, ये बात रही है, या जो भी आपका अपना रिव्यू है प्लीज़ उसे दिया करें। थैंक यू गाइज़।